Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ruqayya Muhammad Farooq, instructor of this 2 days crash course of toxicology. I hope that all of you are doing well. I welcome all of you in the second day of this crash course. So in the previous lecture, we had already covered the basics of poisoning. जैसे कि मैंने बताया था कि टॉक्सिकोलॉजी इटसेल्फ एक बहुत वाइड टॉपिक है, तो इसके एक एक एक्सपेक्ट को डिटेल से कवर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है इन सच लिमिटेड टाइम. बट एज वी आर डूइंग दिस 2 days क्रैश कोर्स, तो इसके अंदर हमारी कोशिश है कि हम चीज़ों को कंसाइज करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं वो आपके साथ शेयर करें. तो बेसिकली आज का जो हमारा मेन फोकस है वो मैनेजमेंट पर है. जो स्पेसिफिक पॉइजन्स हैं उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, और कुछ जो है वो केस स्टडीज़ के हवाले से भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे. अच्छा, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी, मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था. ठीक है, कि हमारे पास जितने भी एमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं एमरजेंसी वार्ड में पॉइज़न के, उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का वो होता है टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द पॉइजन. ठीक है, यानी कि पेशेंट को स्टेबलाइज करना हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है. तो उसके अंदर हमारे पास जो मेन प्रोटोकॉल था वो ABCDs का प्रोटोकॉल था. ये आप लोगों को याद होगा, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि हम बात करने लगे हैं मैनेजमेंट की. ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ठीक है, पेशेंट को इनिशियली असिस्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास हम कल डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा जितने भी हमारे पास मेन वाइटल्स हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, इरिथमियाज, एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इनिशियली जो है वो एड्रेस करते हैं. इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर CNS डिप्रेशन है तो उसके हवाले से भी हमने बात की थी कि हम कोमा कॉकटेल की एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं. कोमा कॉकटेल के अंदर हमारे पास इंट्रावीनस डेक्सट्रोज होता है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हम ट्रीट कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, नैलोक्सोन होता है टू ट्रीट पॉसिबल ओपोइड या फिर क्लोनिडीन टॉक्सिसिटी, और थाइमीन होता है फॉर इथेनॉल इंड्यूस एंसेफेलोपैथी. सो बेसिकली कोमा कॉकटेल जो है वो हम ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट के पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं या फिर CNS डिप्रेशन के पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. इसके बाद वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज वी कैन मूव टू द सेकंड स्टेप, दैट इज़ डीकंटेमिनेशन. डीकंटेमिनेशन हमारे पास स्किन, आइज़ और GI ट्रैक्ट की होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइजन था, एसिड था, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस था जिसका कॉन्टैक्ट हमारी आइज़ या स्किन से हो गया है, तो अब आइज़ या स्किन की इरिगेशन या फ्लशिंग हम करवाते हैं नॉर्मल सलाइन या फिर टैपेड वाटर के साथ, ताकि स्किन और आइज़ की न्यूट्रल pH को दोबारा से रिटेन किया जा सके. ठीक है, इसके बाद GI डीकंटेमिनेशन के अंदर स्टमक वॉश, एक्टिवेटेड चारकोल और होल बाउल इरिगेशन, ये सारे प्रोसेस जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है एलिमिनेशन इन्हेंसमेंट का, यानी जो पॉइजन है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको बॉडी से रिमूव किया जाए. तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस आता है हीमोडायलिसिस. अब कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं और या फिर सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पास हीमोडायलिसिस से रिमूव होते हैं, जैसे कि मीथेनॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, सैलिसाइलेट है, फिनोबार्बिटल है, लिथियम है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन. एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन से क्या होता है कि जितने भी हमारे पास सैलिसाइलेट्स हैं या फिनोबार्बिटल हैं उनकी एलिमिनेशन इन्हेंस हो जाती है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल की जो है वो मल्टीपल डोजेस दिए जाते हैं ताकि सर्टन जो हमारे पास ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल थियोफाइलिन है, फिनोबार्बिटल है, डिजॉक्सिन है, कार्बामेज़ेपिन है, इसको हम एलिमिनेट करवा सकें बॉडी के अंदर. एक्टिवेटेड चारकोल इनके साथ जाके बाइंड हो जाता है और इनको बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा देता है. तो ये हमारे पास जो है वो एक ओवरव्यू था मैनेजमेंट का. अब हम स्पेसिफिक कुछ पॉइजन्स पर आते हैं. जैसे हमारी फर्स्ट कैटेगरी है एसिड्स की. एसिड्स की तकरीबन हर एसिड की मैनेजमेंट सेम होती है, लेकिन उसकी जनरलाइज पिक्चर हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो हमारे पास थोड़े से डिफ़र करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एसिड.
अब फॉर एग्जांपल हम बात करें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो रिजेम्बलेंस है कैस्टर ऑयल के साथ होती है और ग्लिसरीन के साथ होती है, इसलिए इसमें रिस्क होता है कि कोई इसको एक्सीडेंटली जो है वो इंजेस्ट कर सकता है या उससे कांटेक्ट में आ सकता है इजीली। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली कलरलेस, ऑयली सा, ऑडरलेस लिक्विड होता है और इसकी वाटर के साथ जो है वो अच्छी खासी ग्रेटर एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि वाटर के साथ बहुत वायलेंटली ये रिएक्ट करता है और इंटेंस हीट ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास पेटल डोज है वो है 20 to 30 ml और इवन हमारे पास 3.5 ml की लिटिल अमाउंट से भी जो है वो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है, यानी कि इतनी ख़तरनाक जो है वो इसकी इंजेक्शन हो सकती है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या आते हैं बॉडी पर, तो ये बेसिकली जो है वो नेक्रोसिस करवाता है टिश्यूज़ की। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो बर्निंग पेन फ्रॉम माउथ टू स्टमक, एब्डोमिनल पेन सीवियर किस्म का होगा। इसके अलावा इंटेंस थर्स्ट होगी पेशेंट के अंदर। वॉमिट जो है वो हमारे पास ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश कलर की होगी, क्योंकि फॉर जाहिर सी बात है एसिड को इंजेस्ट किया है तो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो चेयर्ड वॉल्स जो होती हैं ये हमें वॉमिट के अंदर नज़र आएंगी ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश कलर में, और ब्लड जो है उसका कलर भी हमारे पास जाहिर है डिफरेंट हो गया होगा, डिफ़र हो गया होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास जो वॉमिट है वो हमें ब्राउनिश या ब्लैकिश नज़र आएगी। इसके बाद जो टंग है वो हमें स्वेल नज़र आएगी, ब्लैकिश या ब्राउनिश नज़र आएगी। जो टीथ हैं वो चौकी हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। इसके अलावा जो कांस्टेंट ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हमें नज़र आएगी। माउथ के अराउंड जितनी स्किन है वो हमें बर्nt नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जितनी भी हमारे पास स्किन एक्सपोज हुई होगी एसिड से वो हमें ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश नज़र आएगी। ठीक है, जनरलाइज फीचर्स ऑफ शॉक पेशेंट के अंदर नज़र आएगा, जैसे ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन है। ठीक है, इसके अलावा रीनल फेलियर और परफोरेशन ऑफ स्टमक। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो मेन हमारे पास डैमेज होगा वो स्टमक के अंदर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आइज से कांटेक्ट हो गया है तो कंजक्टिवाइटिस होगा, पेरी ऑर्बिटल ओ एडिमा होगा। ये एक्यूट सिम्टम्स की बात थी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी का इससे क्रॉनिक एक्सपोजर होता रहता है तो क्रॉनिक एक्सपोजर के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, टीथ की इरोजन शुरू हो जाती है दांतों की। इसके अलावा कार्सिनोमा जो है उसका रिस्क भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अगर हम बात करें तो लिटमस टेस्ट किया जाता है सलाइवा का। अगर जो है वो लिटमस पेपर रेड हो जाता है दैट्स मीन के द पेशेंट इज़ ऑफ एसिड पॉइजनिंग। ठीक है, फिर वो आगे जाके जो है वो देखा जाता है, मज़ीद उसकी टेस्टिंग की जाती है कि फिर इसके अंदर कौन सा एसिड इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जनरलाइज हमारे पास जो मैनेजमेंट होती है एसिड्स की वो सेम होती है। अच्छा, इसके बाद जो इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर 100% ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को। और अगर हमारे पास पेशेंट जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर पेशेंट हमारे पास आया है, या नॉर्मली भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर कोई ऐसा आपके पास केस मौजूद है एसिड का, तो क्या करते हैं कि उसके अंदर वाटर या फिर मिल्क की एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या स्किन पर भी अगर हमारे पास एसिड का एक्सपोजर हुआ है तो वाटर या फिर मिल्क जो है वो उस एक्सपोज स्किन पर डाला जाता है। इससे बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव हमारे पास इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो एडल्ट्स के अंदर जो है वो 120 to 240 ml तक जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है वाटर या फिर मिल्क, और चिल्ड्रन के अंदर 60 to 120 ml तक दिया जाता है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हम नहीं करवाते, क्योंकि इससे ये होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है और मज़ीद जो है वो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। इसके बाद जितने भी कंटेमिनेटेड क्लोथ्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं और एक्सपोज स्किन को इरिगेट करवाना है हमने स्लाइन से। आइज़ को इरिगेट करवाना है अगर हमारे पास आइज़ के अंदर एसिड गया है। अगर सेकेंड डिग्री बर्न्स हैं, एसिड से जाहिर सी बात है बर्न्स होंगे, तो हम सिल्वर सल्फाडाइजीन का यूज़ भी करते हैं। अगर आई इंजरी ज़्यादा है तो हम रिट्रैक्शन करते हैं आईलिड्स की, यानी आईलिड्स को जो है वो बिल्कुल रिट्रैक्ट करके प्रोलॉन्ग इरिगेशन करवाते हैं जब तक कि हमारे पास जो पीएच है वो नॉर्मल ना आ जाए। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एसिड की मैनेजमेंट के अंदर? गैस्ट्रिक लेवाज हम नहीं करवाते, स्टमक वॉश नहीं करवाते, क्योंकि स्टमक वैसे ही हमारे पास क्या हो गया है, परफोरेट हो गया है। अगर हम कोई ऐसी ट्यूब इंसर्ट करेंगे स्टमक वॉश के लिए, गैस्ट्रिक लेवाज के लिए, तो वो मज़ीद स्टमक को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा ओरल फीड्स नहीं देंगे क्योंकि स्टमक हमारा डैमेज है। इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे। और इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल का भी यूज़ इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि एसिड के अंदर एज सच कोई इसका रोल नहीं है। एक्टिवेटेड चारकोल एसिड के साथ तो बाइंड जो है वो करता नहीं है, तो इसका कोई इसके फ़ायदा नहीं होगा। पेन के लिए क्योंकि बहुत सीवियर पेन होता है तो मॉर्फिन वगैरह दिए जाते हैं, स्टीरॉयड्स यूज़ किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं अगर हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन हो जाए। इसके बाद हमारा जो सेकंड एसिड है वो है नाइट्रिक एसिड। अब इसकी भी तमाम मैनेजमेंट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही है, लेकिन इसके क्लिनिकल फीचर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। नाइट्रिक एसिड की भी जो फैटल डोज है वो हमारे पास 20 to 30 ml है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी जो इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि जीआई डिस्ट्रेस इतना हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, जीआई डैमेज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमारे पास कॉमन होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो कोरोडेड एरियाज़ हैं यानी एक्सपोज स्किन है वो ब्राउनिश या ब्लैकिश नहीं बल्कि हमारे पास येलोइश नज़र आएगी। तो ये जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है, बाकी तमाम जनरलाइज पिक्चर जो है वो सेम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग की। अच्छा, हैवी मेटल पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स आते हैं, आर्सेनिक, लेड और मरकरी। आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से हो सकती है। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, पाइपलाइंस के थ्रू जो हमारे पास वाटर आ रहा होता है, ठीक है, पाइपलाइंस के अंदर बेसिकली यूज़ हो रहा होता है आर्सेनिक वगैरह। इसके अलावा फूड से हो सकती है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से भी हो सकती है। आर्सेनिक की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, एक आर्सेनिक गैस, इनऑर्गेनिक फॉर्म और ऑर्गेनिक फॉर्म। जो मोस्ट टॉक्सिक हमारे पास फॉर्म है वो आर्सेनिक गैस होती है। इसके बाद इनऑर्गेनिक फॉर्म हमारे पास टॉक्सिक होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो लिवर, लंग्स, इंटेस्टिनल वॉल, स्प्लीन के अंदर जाके रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और सल्फाइड्राइल ग्रुप से जो है ये बाइंड हो जाता है। इसके अलावा ये बोन्स के अंदर फॉस्फोरस को रिप्लेस करते हैं और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। हेयर्स के अंदर ये डिपॉजिट होता है। इसकी ये डिपोजिशन जो है वो साल फिर रहती है। इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर को ये हमारे क्रॉस नहीं करता, लेकिन प्लासेंटा को ये क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फीटल डेथ है वो हो सकती है ड्यू टू पल्मोनरी हेमरेज। सिम्टम्स की अगर बात करें तो गार्लिक लाइक ऑडोर, थर्स्ट, ब्लडी और राइस वाटर डायरिया, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। इसके अलावा एनीमिया, हाइपोटेंशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारे सिम्टम्स भी हमारे पास नज़र आते हैं। अगर क्रॉनिक एक्सपोजर है किसी का, यानी एक्यूट पॉइजनिंग तो नहीं है लेकिन क्रॉनिक उसका एक्सपोजर हो रहा है पेशेंट के साथ, तो स्किन चेंजेस हमें नज़र आएंगी, कैंसर का रिस्क हमारे पास बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं, और स्किन के अंदर हमें हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली नज़र आएगी, और विजन जो है वो भी हमारे पास इफ़ेक्टेड होगी। इसके अलावा लिवर को ये हिपैटोमेगैली के थ्रू अफेक्ट करेगा, सिरोसिस कॉज करेगा, और नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये पेशेंट को फील होता रहेगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। ये सारे क्रॉनिक मैंने आपको बताए हैं इफ़ेक्ट्स। एक्यूट के अंदर भी जो है वो हमारे पास ये कॉज करता है अपर रेस्पिरेटरी, अपर एयरवे जो है उसकी इरिटेशन कॉज करता है। इसके अलावा इरिथमियास, टैकीकार्डियाज और मेटालिक टेस्ट जो है वो पेशेंट को फील होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन। तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो आर्सेनिक पॉइजनिंग के होते हैं। आर्सेनिक एक हीमोलाइटिक पॉइजन है, पोटेंट हीमोलाइटिक पॉइजन है, यानी ब्लड को तोड़ता है आपके, ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया और जॉन्डिस के जो है वो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, और इसके मायोकार्डियम पे बहुत मेजर इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हार्ट ब्लॉक भी बेसिकली ये कॉज कर सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस इसकी कैसे करेंगे कि हम जो है वो 24 आवर्स की कंसंट्रेशन देखते हैं इन यूरिन। अगर 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा जो है वो हमें आर्सेनिक की कंसंट्रेशन नज़र आती है इन यूरिन, तो फिर ये इंडिकेटिव है कि हमारे पास आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी है।
ब्लड के अंदर हमारे पास 70 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम कंसंट्रेशन नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा किसी की कंसंट्रेशन आ रही है सो दैट इज़ ड्यू टू द आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? गैस्ट्रिक लिवाज करवाते हैं, आईवी फ्लूइड्स देंगे, कार्डिक मॉनिटरिंग करेंगे क्योंकि इसके मेजर इफ़ेक्ट्स मायोकार्डियम पे होते हैं। इसके अलावा चीलेटिंग थेरेपी यानी एंटीडोट्स के अंदर कौन से हम यूज़ कर रहे होते हैं? डायमरकैप्रोल यूज़ कर रहे होंगे हम, पेनिसिलामीन यूज़ करते हैं, DMSA यानी डायमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा DMPS यानी डायमरकैप्टोप्रोपेन सल्फ्यूनिक एसिड, ये भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एंटीडोट्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, दैट इज़ लेड पॉइजनिंग। लेड जो है ये हमारे पास पेंट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बैटरीज के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? जीआई के अंदर ये क्रैम्पिंग कॉज करेगा, एब्डोमिनल पेन कॉज करेगा। अर्ली सिम्टम्स इसके बेसिकली यही होंगे, जीआई पेन, फटीग, और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसके अंदर यानी बिल्कुल ही जो है वो आपको बॉडी ऐसी पड़ जाएगी आपकी कि बिल्कुल आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, फटीग आपको बहुत फील होगा। ठीक है। क्रॉनिक सिम्टम्स के अंदर हमारे पास आता है जॉन्डिस ड्यू टू एक्यूट हीमोलाइसिस, यानी ये भी हीमोलिसिस कराता है, ब्लड को तोड़ता है। इसके अलावा गम्स की अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लू ग्रे पिगमेंटेशन जो है वो गम्स की नज़र आएगी। ये हमारे पास क्रॉनिक सिम्टम्स हैं। ठीक है, यानी एक्यूट में जो है बाकी सिम्टम्स आएंगे। क्रॉनिक के अंदर अगर किसी की क्रॉनिकली एक्सपोजर की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसके अंदर उसके गम्स जो है वो हमें हाइपर ब्लू ग्रे पिगमेंटेशन के नज़र आएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है लेड, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। इसके अलावा ये हमारे पास HB लेवल को कम करता है, एनीमिया कॉज करता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं। इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल कौन से देते हैं? डायमरकैप्रोल देते हैं, पेरेंट्रल, पेनिसिलामीन जो है वो ओरल चिलेटिंग एजेंट के तौर पे देंगे। अगर हमारे पास किडनी इम्पेयरमेंट है किसी पेशेंट के अंदर तो डायमरकैप्रोल जो है वो उसके अंदर ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। इसके अलावा DMSA ये भी FDA अप्रूव चिलेटिंग एजेंट है फॉर लेड टॉक्सिसिटी। ये सारे चिलेटिंग एजेंट्स बेसिकली करते क्या है? ये लेड को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी के अंदर भी हमारे पास कौन से सिम्टम्स होंगे? कफिंग होगी, ट्रबल इन ब्रीथिंग होगी, ब्लीडिंग या फिर स्वोलन गम्स नज़र आएंगे, मेटालिक टेस्ट होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, बर्निंग सेंसेशन होगी इन स्टमक या फिर थ्रोट। इसके अलावा ब्लडी हमारे पास वॉमिट या फिर स्टूल नज़र आएगी, यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। डायग्नोसिस क्या होगी? इसके अंदर हम बेसिकली यूरिन एनालिसिस करते हैं, CBC करते हैं, ठीक है, और ECG वगैरह को जो है वो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो एक्टिवेटेड चारकोल, होल बाउल इरिगेशन, डायलिसिस, ट्रांसफ्यूजन, ये सारी जो है वो प्रोसेसेस को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइजनिंग है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की हमने मैकेनिज्म की ऑलरेडी बात की थी कि ये एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे एसिटाइल कोलिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है। अच्छा, बेसिकली इसके जो सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम याद रखते हैं बाय दीज 2 निमोनिक्स। आप इसको स्लज से भी याद कर सकते हैं, सिलाइवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, GI डिस्ट्रेस, एमेसिस, या फिर डम्बल्स से भी याद रख सकते हैं। दैट स्टैंड्स फॉर डेफिकेशन, यूरिनेशन, मेयोसिस। अच्छा, B स्टैंड्स फॉर ट्रिपल B। इसके अंदर हमारे पास तीनों में से कोई भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोरिया, ब्रेडिकार्डिया, एमिसिस, लैक्राइमेशन, सिलाइवेशन। अच्छा, जब हम आगे केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये तमाम के तमाम सिम्टम्स आपको ऑन द स्पॉट नज़र आएँ, लेकिन क्योंकि आपके जहन में ये सारे क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होंगे तो आइदर आपको अगर कुछ इसके फीचर्स भी नज़र आएंगे तो आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि दैट कुड बी द केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, अब इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होती है? अच्छा, डायग्नोसिस अगर पहले देखें तो जो इस तरह की पॉइजनिंग के केसेस होते हैं ना, उसके अंदर पेशेंट से हमें गार्लिक लाइक स्मेल भी आ रही होती है, क्योंकि
ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, पैरानाइट्रोफिनोल, जिसकी वजह से गार्लिक लाइक स्मेल जो है वो आती है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें तो जो आफ्टर डीकंटामिनेशन, आई इरीगेशन, स्टमक वॉश, एक्टिवेटेड चारकोल, इन सारी स्टेप्स के बाद हम जो एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो इसके अंदर एट्रोपिन और पेरिडोक्साइन, ये 2 एंटीडोट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट सीजर्स पेशेंट को आ रहे हैं या फिट्स पड़ रहे हैं तो फिर हम डायज़ेपाम भी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस गैस है। ये बेसिकली एक साइलेंट पॉइजन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये साइलेंटली आपको इफेक्ट करती है। इसके सोर्सेज क्या हैं? ऑटोमोबाइल्स, पुअरली वेंटेड फर्नेसेस, फायर प्लेसेस, वुड बर्निंग स्टव्स, केरोसिन स्पेस हीटर्स, हाउस फायर्स, जनरेटर्स, ठीक है। अच्छा, इन्हेलेशन के बाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि आपकी हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, ठीक है। ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और क्या फॉर्म करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से क्या होता है कि टिश्यू हाइपोक्सिया होने लग जाता है। टिश्यू हाइपोक्सिया से अब बहुत कम टाइम के अंदर इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसके मेन जो है वो सिम्टम्स क्या होंगे? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, अनकॉन्शियसनेस होगी, हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा। अच्छा, मेन इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या होती है कि जो भी सोर्स है जहाँ पर पेशेंट है उससे उसको बिल्कुल जो है वो रिमूव किया जाए पेशेंट को उस सोर्स से। इसके बाद जो है वो 100% ऑक्सीजन की इंस्टीट्यूशन करवाई जाए बाय नॉन ब्रीथिंग फेस मास्क या फिर एंडोट्रेकियन ट्यूब। इसके अलावा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर टॉक्सिसिटी हो गई है तो फिर हाइपर बैरिक चैम्बर के थ्रू भी ऑक्सीजनेशन जो है वो रिकमेंडेड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटैलिस पॉइजनिंग की। डिजिटैलिस पॉइजनिंग यानी डिजॉक्सिन की अगर पॉइजनिंग हो गई है पेशेंट के अंदर तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ये हमने बात की थी कि डिजॉक्सिन हमारे पास बेसिकली एक लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन इंस्टीड अगर इसकी भी कंसनट्रेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए तो ये भी लाइफ थ्रेटनिंग हमारे पास इफ़ेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, इरेगुलर पल्स, विजुअल चेंजेस होंगे, अनकॉन्शियसनेस होगी, यूरिन आउटपुट पेशेंट का कम हो जाएगा, ओवरऑल स्वेलिंग हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है? बेसिकली जीआई डिकंटामिनेशन होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की जितनी भी इम्बैलेंसेस होते हैं उसको करेक्ट करना, हाइपोकैलीमिया को करेक्ट करना, और इसके अलावा एरिथमियाज हैं तो उसके लिए एंटी डिसरिथमिक्स देंगे ड्रग्स। एंटीडोट के अंदर आता है इसका एक स्पेसिफिक एंटीडोट है फैप फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटैलिस एंटीबॉडी, इसको हम एंटीडोट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है एम्फिटामीन्स पॉइजनिंग। एम्फिटामीन जो है वो बेसिकली हमारे सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकती है। डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, इन सब की कंसनट्रेशन लेवल को ये इंक्रीज़ कर देती है। सीरोटोनिन की इंक्रीज कंसनट्रेशन की वजह से, इंक्रीज लेवल की वजह से क्या होता है? हाइपरथर्मिया होता है, बॉडी का लेवल, बॉडी का टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डोपामीन इंक्रीज़ होने की वजह से साइकोसिस के इफेक्ट आते हैं, सीजर्स, मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जो है वो हमारे पास इस पेशेंट के अंदर टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एम्फिटामीन की जो एब्यूज़ पेशेंट्स होते हैं जो एम्फिटामीन्स को अब्यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर हमें हेमरेजेस भी नज़र आते हैं। कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स के अंदर जो है वो मेनली जो है वो हमें टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, फ्लशिंग स्किन की नज़र आएगी, और इसके अलावा स्ट्रोक के सिम्टम्स भी जो है वो नज़र आ सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? स्टेबलाइजेशन, ऑक्सीजन देंगे, पेशेंट को कार्डिक मॉनिटरिंग करेंगे, आईवी लाइन इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में रिहाइड्रेशन करवाते हैं, मैनेटोल की एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, जीआई डिकंटामिनेशन करते हैं, और स्पेसिफिकली इसके अंदर जो है वो डायज़ेपाम दिया जाता है सीजर्स वगैरह के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस है। टैकीकार्डिया के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है कोकेन। कोकेन कैटेकोलामीन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। कोकेन को जो है वो स्वेलो भी किया जाता है, इंजेक्ट, इनहेल भी किया जाता है, और इसको स्नॉटेड
के तौर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्नॉटिंग के थ्रू भी इसको यूज़ किया जाता है। सिम्टम्स में क्या है, हाइपरटेंशन, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, चेस्ट पेन, सीवियर एजिटेशन, टेकिपनिया। इसकी भी जनरल मैनेजमेंट क्या होगी, ABCD प्रोटोकॉल पहले फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पेशेंट के अगर सलाइवा में, वोमिटिस में जितना भी जैसे हमारे पास ब्लड होगा ओरल कैविटी के अंदर, वो सारी चीज़ें रिमूव करेंगे बाय सक्शन। इसके बाद जो है वो वेंटिलेशन करेंगे पेशेंट की, एडिक्वेट ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास सर्कुलेटरी फेलियर है तो उसको जो है वो हम ट्रीट कर रहे होंगे बाय डोपामीन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर हमारे पास कार्डिक इरिथमियाज हैं तो लिग्नोकेन और अमायोडेरोन, ये हमारे पास फर्स्ट चॉइस है। CNS डिप्रेशन के लिए अगेन हम कोमा कॉकटेल को यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं कोकेन टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग के अंदर। के बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइजनिंग इज साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास होता ये है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है साइटोक्रोम A3, ये इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास इनहिबिट हो जाती है। देयरफॉर अगर हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है भी, यानी ऑक्सीजन है भी लेकिन उसके बावजूद जो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी के, ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, ये एडवर्सली इफेक्ट हो जाते हैं इससे, और डेथ भी हो सकती है इमीडिएट। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीडोट हाइड्रोक्सोकोबालामीन यानी विटामिन B12A, इसको IV दिया जाता है ताकि ये साइनाइड से बाइंड करे और उसको साइनोकोबालामीन यानी विटामिन B12 के अंदर कन्वर्ट करे। तो इस तरह क्या होता है कि इसकी पॉइजनिंग को हम ओवरकम, टॉक्सिसिटी को हम ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट इज एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। एसिटामिनोफेन जो है ये हमारे पास क्या करती है कि अगर हम थेराप्यूटिक डोजेस ले रहे हैं एसिटामिनोफेन के, ठीक है, बेसिकली हमारे पास ड्रग है, तो जब हम इसके थेराप्यूटिक डोजेस ले रहे होते हैं तो हमारा जो लिवर है वो ग्लूटाथायोन की एक स्पेसिफिक अमाउंट जनरेट करता है, जिससे इसका जो मेटाबोलाइट है, यानी कि एसिटामिनोफेन जो है ये एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है। जो भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो जाहिर सी बात है मेटाबोलाइट तो होगी, मेटाबोलाइज तो होगी। तो मेटाबोलाइट ये कौन सा फॉर्म करता है, हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्म करता है, जिसका नाम होता है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमाइन, यानी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं NAPQI। अब इस मेटाबोलाइट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है कि लिवर जो है ग्लूटाथायोन की जनरेशन करता है। ग्लूटाथायोन हमारे पास क्या करता है, इस हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। लेकिन अगर किसी ने जो है वो इसकी ओवरडोज ले ली है तो अब ग्लूटाथायोन की इतनी सारी अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, जाहिर सी बात है वो स्पेसिफिक अमाउंट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये इससे क्या होता है कि जो कुछ मेटाबोलाइट है वो तो डिटॉक्सिफाई हो जाता है, लेकिन उसकी अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, मेटाबोलाइट बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब इसके अंदर एंटीडोट हम क्या लेते हैं, N-एसिटाइलसिस्टीन जो है वो हम इसके एंटीडोट के तौर पर ले रहे होते हैं। ये बेसिकली ग्लूटाथायोन की तरह वर्क करता है और इस जो हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ओपियोइड्स पॉइजनिंग। ओपियोइड्स बेसिकली अब्यूज़ भी किया जाता है, फॉर एग्जांपल हीरोइन, इसको नेज़ल इंसफ्लेशन के थ्रू लिया जाता है, फेंटेनाइल को टॉपिकल पैचेस के थ्रू लिया जाता है। तो इसको बेसिकली ओरली, टॉपिकली, IV, IM, इन्हेलेशन, इन तमाम जो है वो रूट से एडमिनिस्टर किया जा सकता है और किया जाता है। अच्छा, सिम्टम्स में बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। एक तो जो ऐसे एडिक्टेड लोग होते हैं उनके अगर आप गौर से देखेंगे तो जो प्यूपिल्स होंगे आइज़ के अंदर वो पिन पॉइंट प्यूपिल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा CNS डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये नज़र आएगा। ब्रेडिकार्डिया जो है वो कॉमनली नज़र आएगा ऐसे पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, इनमें पेशेंट्स के अंदर आपको एक तो फ्रेश नीडल मार्क्स भी नज़र आएंगी, क्योंकि ये अब्यूजिव पेशेंट्स जो होते हैं, एडिक्टेड पेशेंट्स जो होते हैं, इनकी स्किन पर आपको नीडल मार्क्स नज़र आएंगे। इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो इस ड्रग को लेता रहा है थ्रू नीडल्स, ठीक है।
इसको अब्यूज़ करता रहा है। इसके अलावा सीजर्स, मेंटल स्टेट बिल्कुल जो है वो उस पेशेंट की ऑल्टर्ड होगी, इचिंग और फ्लशी आपको स्किन नज़र आएगी, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इन पेशेंट्स के अंदर कॉमनली नज़र आएंगे। इसकी मैनेजमेंट ये होगी कि इसके एंटीडोट में हम नैलोक्सोन देते हैं, आइदर आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस और बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, नैलोक्सोन हमारे पास वर्क करता है एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ ओपिएट रिसेप्टर्स। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम अगर पेशेंट हमारे पास अलर्ट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो एक्टिवेटेड चारकोल को भी यूज़ कर सकते हैं टू डीकंटामिनेट। होल बाउल इरिगेशन भी करवा सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास मेन जो है वो ट्रीटमेंट होती है ओपिएट पॉइजनिंग की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइजन कंट्रोल सेंटर का। पॉइजन कंट्रोल सेंटर बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा स्पेशलाइज यूनिट होता है जिसके अंदर हमारा फार्मासिस्ट जो है वो पॉइजन रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं अबाउट प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, एंटीडोट्स, डोज ऑफ एंटीडोट्स, ये सारी चीज़ें जो है उनको एड्रेस या फिर असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो ऑथेंटिक रेफरेंसेस यूज़ किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अप टू डेट मेडस्केप, और इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम क्वेरीज़ का जो रिसीव हुई हैं बाय आइदर फिजिशियन और बाय नर्सिंग स्टाफ, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो फार्मासिस्ट अपने पास मेंटेन करता है आइदर इन रजिस्टर और इन सिस्टम, जो भी जिस हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल हो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो रिकॉर्ड में बेसिकली हम टाइम ऑफ द क्वेरी मेंशन कर रहे होते हैं, क्वेरी हमें कहाँ से रिसीव हुई है, कौन सा वार्ड है, क्या टाइम हो रहा था उस टाइम पर जिस टाइम हमने क्वेरी रिसीव की। इसके अलावा जो है वो हमने कितने टाइम के अंदर उसको रिस्पॉन्ड किया, कौन सा हमने रेफरेंस जो है वो यूज़ किया, और हमने क्या उसको सॉल्यूशन बताया उसकी क्वेरी का। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास एक रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन की जाती हैं। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। तो मैनेजमेंट तो जो है वो हम जर्नल देख चुके हर स्पेसिफिक पॉइजन की, बट अब थोड़ा सा हम केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली भी जो है वो इसको देख लेते हैं। केस नंबर 1 है हमारे पास। इन अ रूरल क्लिनिक अ 35-year-old farmer named Sarah comes in with concerning symptoms. Sarah explained that she had been working in her field earlier in the day, applying pesticides to her crops. She now presents with excessive salivation, sweating, muscle tremors and difficulty in breathing. अब ये देखें, एक केस है हमारे पास जो इमरजेंसी सेटिंग के अंदर आया है। इसके अंदर पेशेंट है, 35-year-old फार्मर है। ठीक है, वो जो है वो क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या कंप्लेंट्स हैं कि एक्सेसिव सिलाइवेशन है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, मसल ट्रेमर्स हैं और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है। उसकी जो है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है कि वो एक फार्मर है और वो अपनी जो क्रॉप्स हैं वहाँ पर पेस्टिसाइड्स को अप्लाई कर रही थी। तो अब हमारे पास जो कुछ उसने स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए हैं और जो ऑक्यूपेशनल अपनी हिस्ट्री बताई है, उससे हम क्या सस्पेक्ट करेंगे कि ये पेशेंट जो है वो डम्बल्स एफ पॉजिटिव या फिर स्लज पॉजिटिव है, जो हमने निमोनिक प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर पढ़ा। अब इस पेशेंट के अंदर हमें जो है वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी नज़र आ रही है, इसके अलावा सिलाइवेशन और स्वेटिंग भी नज़र आ रही है, मसल ट्रेमर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो पेशेंट इज़ डम्बल्स एफ पॉजिटिव, यानी कि ये पेशेंट जो है वो हमारे पास किसका है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से हमें सिम्टम नज़र आए डम्बल्स एफ में से, स्वेटिंग है, इसके अलावा जो है वो ब्रोंकोरिया और सिलाइवेशन, ये सारे सिम्टम्स जो है वो हमें नज़र आए। तो इससे हमने सस्पेक्ट कर लिया कि ये पेशेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का है। अब इसके अंदर क्या मैनेजमेंट दी जाएगी, सबसे पहले तो डीकंटामिनेशन और ABCDs का प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाएगा, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर क्या एंटीडोट दिया जाएगा, एट्रोपिन जो है वो इंजेक्शन दिया जाएगा। मॉडरेट टू सीवियर केसेस के अंदर प्रेलिडॉक्साइन भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। केस नंबर 2 की तरफ आए तो केस नंबर 2 क्या है, इन एन एमरजेंसी डिपार्टमेंट 25-year-old पेशेंट इज brought in by friends. Mark is unresponsive, has shallow breathing and pinpoint pupils. His friends found an empty bottle of prescription benzodiazepine medication nearby and suspect he may have ingested a large quantity. अब एक पेशेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, 25-year-old है, वो जो है वो हॉस्पिटल लाया गया बाय फ्रेंड्स।
अनरिस्पॉन्सिवनेस है, शैलो ब्रीथिंग है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ने क्या बताया, हिस्ट्री क्या दी अटेंडेंट्स ने कि हमें जो है वो अपने फ्रेंड के पास से एक एम्प्टी बॉटल मिली है बेंजोडाइज़ेपिन की, प्रिस्क्रिप्शन बेंजोडाइज़ेपिन की, जो कि खाली मिली है, जिससे हमने ये सस्पेक्ट किया कि इसने जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी मेडिसिन की इंजेस्ट कर ली है। अब पेशेंट की कंप्लेन क्या थी, लेथार्जी, सॉम्नोलेंस, यानी कि बिल्कुल ड्राउजी हो रहा था पेशेंट। एग्जामिनेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, सीएनएस डिप्रेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, माइल्ड हाइपोटेंशन है, एटेक्सिया है और स्लर्ड स्पीच है। अब इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, बेंजोडाइज़ेपिन की टॉक्सिसिटी है, तो इसके अंदर हम एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो इंजेस्ट करवाएंगे पेशेंट को लार्ज डोजेस। इसके अलावा सक्शनिंग, एयरवे, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें होंगी। गैस्ट्रिक लेवाज होगा टू रिमूव एनी रिमेनिंग ड्रग। अच्छा, कौन सा हम एंटीडोट यूज़ कर रहे हैं, फ्लूमाजेनिल जो है वो यूज़ कर रहे हैं प्रोटोकॉल इन हॉस्पिटल के अंदर, और इसका मैक्सिमम डोज जो है वो 2 मिलीग्राम है। अगर पेशेंट जो है वो हाइपोटेंसिव है, देन हेमिसिल इंजेक्शन 500 ml भी जो है वो यूज़ किया जाता है। सपोर्टिव थेरेपी देंगे हम इसके अंदर पैरासीटामोल, ओमिप्रोजोल और डायज़ेपाम इन केस ऑफ सीजर्स। नाउ द केस 3, in an emergency department, 30-year-old patient named Emily is brought in by ambulance. Emily is unresponsive, has slow, shallow breathing, and her skin is pale and clammy. Her friends reports that they had been at the party where recreational drug use occurred and they suspect Emily have taken opioids. अब इसके अंदर जो है केस 3 के अंदर हमें बेसिकली 3 सिम्टम्स का एक ट्राइड नज़र आ रहा है, जिसके अंदर क्या है, एक तो मेंटल स्टेट बिल्कुल ऑल्टर है पेशेंट की, अनरिस्पॉन्सिव है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, शैलो ब्रीथिंग है, स्लो शैलो ब्रीथिंग, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और हमें जो है ऑन एग्जामिनेशन हमने ये देखा कि पेशेंट जो है वो मियोसिस का है, यानी कि मियोसिस पिन पॉइंट प्यूपिल्स जो है वो पेशेंट के नज़र आ रहे हैं। अब ये जो ट्राइड है ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट जो है वो ओपोइड पॉइजनिंग का है। और यहाँ पर जो है एक और बात की हिस्ट्री में जो फ्रेंड्स ने बताई, रिपोर्ट करवाई कि हम एक ऐसी पार्टी में थे जहाँ पर रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज़ किया गया, तो हमने ये सस्पेक्ट किया कि एमिली जो है उसने ओपोइड्स को ज़्यादा ले लिया है, तो इसकी वजह से क्या है, ओपोइड्स टॉक्सिसिटी हो गई है। अब इसके अंदर ओपोइड्स टॉक्सिसिटी के अंदर इंजेक्शन नैलोक्सोन 0.2 मिलीग्राम IV स्टैट जो है वो एडमिनिस्टर करवाते हैं, ठीक है। इफ़ नो रिस्पॉन्स टू 10 मिलीग्राम, अगर 10 मिलीग्राम तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं गया हमारे पास, तो फिर ओपोइड्स की टॉक्सिसिटी का रिस्क चांस थोड़ा कम हो जाता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा है जो पॉली सब्सटेंस पॉइजनिंग का है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर हम फ्लूमाजेनिल भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमें कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ ओपोइड्स की पॉइजनिंग नहीं है, यानी कि इसमें मज़ीद सब्सटेंसेस भी शामिल हो सकते हैं, तो फिर उसके अंदर हम फ्लूमाजेनिल भी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर हाइपोटेंसिव है पेशेंट अगेन, तो फिर हम हेमिसिल 500 ml इंजेक्शंस का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। केस 4 हमारे पास है, in an emergency department, 45-year-old patient named Robert is brought in by paramedics. Robert appears distressed and is clutching his throat. क्या है, पेशेंट 45 ईयर ओल्ड है और ये जो है किस सिम्टम के साथ, किस कंप्लेन के साथ आया है कि ये अपने थ्रोट को क्लच कर रहा है, इसको थ्रोट के अंदर जो है वो डिस्ट्रेस फील हो रहा है। He reports that he accidentally ingested a chemical substance from unlabeled container while cleaning his garage. He describes a burning sensation in his throat and mouth. अब इस केस से जो है वो हमें क्या लग रहा है कि ये पेशेंट जो है वो किसका है, एसिड या फिर कॉस्टिक इंजेस्शन का है, क्योंकि इसने एक अनलेबल कंटेनर से कोई केमिकल इंजेस्ट किया है और उसके बाद से इसको क्या हो रहा है, थ्रोट के अंदर डिस्ट्रेस फील हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है माउथ और थ्रोट के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, वाटर मिल्क का इंटेक करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, कौन सी चीज़ें हम नहीं करेंगे, गैस्ट्रिक लेवाज, MSS, न्यूट्रलाइजेशन, एक्टिवेटेड चारकोल, इन सारी जो है चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें हम क्यों नहीं करेंगे। MSS हम इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि पेशेंट का स्टमक जो है वो वैसे ही क्या है, डैमेज है, ठीक है। तो MSS यानी वॉमिट करवाने से क्या होगा कि ब्लड जो है वो भी वॉमिट के अंदर आएगा, चेयर्ड वॉल्स ऑफ स्टमक भी वॉमिट के अंदर आएंगी, तो पेशेंट के लिए जो है ये मज़ीद नुकसान का बायस जो है वो बनेगा।
गैस्ट्रिक लिवाज भी हम इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि स्टमक परफोरेट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। एक्टिवेटेड चारकोल का भी इसमें एज सच कोई रोल नहीं होता है। तो सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर हम सिरप, म्यूकेन या गैविस्ट्रोन का भी यूज़ करते हैं या फिर अल्सैनिक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हम पीछे जनरलाइज मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, वो जनरलाइज मैनेजमेंट जो है वो फॉलो की जाएगी। इसके बाद लास्ट केस पर आ जाते हैं जिसका नाम है आ मिस्टीरियस डेथ। अच्छा, अभी तक जो हमने केसेस की बात की वो पॉइजनिंग के केसेस थे। अब जो हम एक केस पढ़ने लगे हैं वो डेथ का केस है, और इसके अंदर केस स्टडी के अंदर हमारे पास केस क्या है। A 57-year-old male was found dead in his basement apartment located near Philadelphia. The decedent was fully clothed, wearing his glasses with the Sunday paper nearby, lying face down on the floor. His past medical history was significant only for seizure disorder. Family members reported that the apartment had been treated for termites the day before the decedent's death by a nationally known pesticide application company. The decedent had remained inside the non-ventilated basement apartment while the pesticides were applied. Later that day, he complained of respiratory difficulties, abdominal pain with nausea. क्या केस है हमारे पास? इस केस में हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है। इस केस में एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई, जो अपने घर में मिस्टीरियसली डेड पाया गया। ठीक है, अब हम इस केस के एंड पर ये देखेंगे कि इस केस के अंदर टॉक्सिक जो है वो लेवल्स कौन से कंपाउंड के थे, कौन से सब्सटेंस के थे, और कौन सी टॉक्सिकोलॉजी इसके अंदर, कौन सी पॉइजनिंग इसके अंदर इन्वॉल्व थी। अच्छा, केस हमारे पास क्या है कि एक इंसान जो है वो अपने बेसमेंट अपार्टमेंट के अंदर डेड पाया गया। एक दिन पहले जो है वो फैमिली ने हमें ये बताया हिस्ट्री के अंदर कि एक दिन पहले जो है वो ये हुआ था कि अपार्टमेंट जो है वो ट्रीट किया गया था फॉर टर्मिटीज बाय अ नेशनली नोन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कंपनी। पेस्टिसाइड्स वगैरह से जो है वो ट्रीट करने के लिए उस घर को ट्रीट किया गया था। ठीक है, बाय अ वेल नोन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कंपनी। अब इसके अंदर हुआ यह था कि जो हमारे पास डिसिडेंट है उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री ये बताई गई कि उसको सीजर डिसऑर्डर था। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे यहाँ से कि सीजर डिसऑर्डर के लिए वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेडिसिन भी लेता होगा। ठीक है, बहरहाल इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो डिसिडेंट है यानी जिस इंसान की डेथ हुई है वो उस वक्त जिस वक्त पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन की जा रही थी इन द बेसमेंट, एक तो वो बेसमेंट नॉन वेंटिलेटेड था, उसके अलावा जब पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन की जा रही थी तो वो डिसिडेंट वहीं पर मौजूद था। बजाय इसकी क्या होना चाहिए था कि उसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, उस घर को जो है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए था। वहाँ पर कोई ह्यूमन, कोई पेट वगैरह, कोई जानदार जो है वो विदाउट, क्योंकि जाहिर है वो विदाउट प्रिकॉशनरी मेजर्स के वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस थी, वहाँ पर उसे मौजूद नहीं होना चाहिए था। इसके बाद एक दिन बाद क्या हुआ कि उसने रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ की कंप्लेन की, एब्डोमिनल पेन विथ नोजिया, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आए। और उसके बाद एक दिन बाद क्या हुआ कि वो अपने घर में जो है वो उसकी डेथ हो गई। अब जब इस केस को मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया कि फिनाइटोइन के लेवल्स हैं। अब हमारे पास फिनाइटोइन जो है वो मेडिकल हिस्ट्री में जो सीजर डिसऑर्डर था उसके लिए ये यूज़ हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मेन टॉक्सिक लेवल्स है वो मीथानॉल गया है इन द लिवर एट 5.1% बाय वेट। अब हम ये देखेंगे पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन से ये मीथानॉल जो है वो लिवर में इसके टॉक्सिक लेवल आए हैं, तो इसका क्या रीज़न होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ये भी आता है कि जिस पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कंपनी ने जो है वो वहाँ पर काम किया था उसके पास कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था, जबकि एज़ पर लॉ आपके पास, इस कंपनी के पास जो है वो 3 साल तक के रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन होने चाहिए थे। तो इस कंपनी के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिससे हमें ये पता चलता कि कौन सी फॉर्मुलेशन जो है वो पेस्टिसाइड्स की यूज़ की गई थी। तो आप सस्पेक्ट ये करना था कि कौन सी जो है वो ऐसी सब चीज़ या ना सब्सटेंस यूज़ किया गया जिससे लिवर के अंदर जो है वो मीथानॉल के लेवल पाए गए और कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व था। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा है वो उसके अंदर हमारे पास मीथानॉल है।
अब एक सस्पेक्शन ये की गई कि हो सकता है कि इस जो पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन थी जो अप्लाई की गई उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट जो है वो मिथाइल ब्रोमाइड की थी। मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है इन मीथानॉल, ठीक है, लिवर के अंदर जाके वो मीथानॉल के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है। और मिथाइल ब्रोमाइड एक कलरलेस, ऑडरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस है और ये जो हमारे इनसाइड रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए बैन है। लेकिन इंस्टेड इसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स को स्टेरलाइज करने के लिए, फ्यूमिगेशन के प्रोसेस के लिए। लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि उस पूरे एरिया को पहले जो है वो इंडिविजुअलाइज कर लिया जाता है, उस वहाँ पर कोई भी ह्यूमन पेट्स वगैरह नहीं होते और उसको अलग टेंट के अंदर जो है वो पूरा स्टेरलाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ना ये प्रोटोकॉल यूज़ हुआ और इसके अलावा जो रेसिडेंट था वो भी उस वक्त नॉन वेंटिलेटेड अपार्टमेंट के अंदर मौजूद था। तो क्या सस्पेक्शन थी यहाँ से कि मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो गैस वहाँ पर यूज़ की गई थी पेस्टिसाइड की फॉर्मुलेशन में, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई। The building is evacuated and a tent-like structure is used to encapsulate the outside of the building. After treatment, the tent is removed and the poisonous gases are ventilated. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि मिथाइल ब्रोमाइड से अगर कोई बिल्डिंग स्टेरलाइज होती है तो उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि वो टेंट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल इवैक्यूएट कर दी जाती है, इनकैप्सुलेट कर दी जाती है और आफ्टर ट्रीटमेंट उसका जो टेंट है वो रिमूव कर दिया जाता है, पॉइजनस गैसेस को वेंटिलेट कर दिया जाता है। उसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी जो पेट्स हैं या ह्यूमंस हैं वो री एंटर कर सकते हैं। However, in this instance, the applicator failed to surround the building with a tented structure, ventilate the building, or even evacuate the residents. Application of just ounces of highly volatile methyl bromide within a closed, unventilated room would produce lethal vapor levels. तो एक रॉन्ग प्रैक्टिस की वजह से जो है वो एक इंसान जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इससे ये पता चलता है हमें कि जिन चीज़ों को हम बहुत लाइटली ले रहे होते हैं तो वो असल में इतनी लाइटली होती नहीं है। तो जितने भी इसके प्रोटोकॉल्स हैं वो सही से जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो केस स्टडी थी। अच्छा, मिथाइल ब्रोमाइड बेसिकली उसने किया क्या, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि मैकेनिज्म का। आफ्टर इनहेलेशन एक्सपोजर मिथाइल ब्रोमाइड इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड टू मिथेनॉल इन द लिवर। न्यूरोटॉक्सिन की तरह ये वर्क करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ये डाउन कर देगी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और सर्कुलेटरी फेलियर जो है वो ये करवाती है जिससे इमीडिएट डेथ होती है। कन्वर्जेंस भी हो सकते हैं पेशेंट को और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। The onset of symptom is usually delayed with a latent period from 30 minutes to several hours due to a high order threshold. Most people may not realize that a harmful exposure is occurring. क्योंकि इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती है, ऑर्डरलेस केस होती है और हाई ऑर्डर इसका थ्रेशोल्ड होता है। जब तक बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में ये प्रेजेंट नहीं होगी तब तक इसकी ऑर्डर जो है वो इतनी फील नहीं होती। इस वजह से जो है वो हम इसको सस्पेक्ट नहीं कर सकते इसके हार्मफुल एक्सपोजर को ईजीली। तो ये था हमारा लास्ट केस। फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहें अबाउट दिस कोर्स या फिर आने वाले कोर्सेज़ के हवाले से अगर आप कोई सजेशन देना चाहें कि कौन सी चीज़ आपको यूनिक लगी, कौन सी चीज़ आप समझते हैं कि मज़ीद बेटर हो सकती थी, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वी ऑलवेज़ वेलकम योर सजेशंस। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उनको ये सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएँ तो उसके लिए लाजमी है कि आप अपने तमाम असाइनमेंट्स और जो क्विज़ है वो ज़रूर सबमिट करें, क्विज़ में अपेयर हों और ये जो है वो लाजमी है। इसके अदरवाइज़ आपको जो है वो ई सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कोर्स जितने भी लोगों ने अटेंड किया है आप सब इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो मुझे और मेरी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।